हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, और उसमें हमने देखा कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमने देखा फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and the force arises due to interaction between two bodies। और क्या कर सकती है फोर्स, क्या कर सकती है? the effect of force can bring the change in the state of the motion of the object, right? Change in the state means speed or direction. It can bring change in both speed and direction, and also it can change the shape and the size of the object। बच्चों, आज का एजेंडा रहेगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस का, उसी का एक कंटिन्यूशन शुरू कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नेम ओनली सजेस्ट when two bodies are in direct contact with each other, they are direct touching with each other, so that type of force is a contact force when two bodies are in direct contact with each other, right? और इनके टू जो है टाइप्स क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे पता है ये आपके लिए नया वर्ड है आपकी साइंस डिक्शनरी के लिए, बट नेवर माइंड, निधि मैम इज देयर टू सॉल्व एवरीथिंग, योर डाउट्स एंड एवरीथिंग। नाउ देन देयर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Non-contact force is a force exerted by one object on another object even without being in direct contact with that body। अब तुम यहां पर एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि मैम आपने बोला था कि फोर्स ऑलवेज अराइजेस ड्यू टू इंटरैक्शन, तो यहां पर तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तब भी हम कह रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स विल कम इन टू प्ले। तो वो क्या है वो हम अभी देखते हैं, जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे ना, इनके टाइप्स, तो हम डिस्कस करेंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इवन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, देन ऑल्सो देयर इज अ फोर्स एंड दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के थ्री टाइप्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये तो हमें पता ही है मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेटली नहीं भी होगा नॉलेज। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स पहले ले लेते हैं, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ले लेते हैं, ओके। मूविंग अहेड, तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम ले रहे हैं दैट इज अ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, अगेन मस्कुलर फोर्स मीन्स ऐसी फोर्स जो मसल्स ऑफ द बॉडी अप्लाई करे। अगर मुझे कोई बुक उठानी है तो मैं क्या अप्लाई करूंगी? अपने मस्कुलर फोर्स ऑफ माय हैंड। अगर मुझे फुटबॉल किक करनी है तो मैं अपने मस्कुलर फोर्स ऑफ लेग्स को यूज करूंगी। तो जो फोर्स उसकी वजह से चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन होगा कि नहीं होगा? जो बुक रेस्ट पे थी मैंने उसको उठा लिया अपने आप, इसको अपनी फोर्स से हटा लिया, अपनी मस्कुलर फोर्स से उठा लिया। अब मैंने फुटबॉल को हिट किया तो उसके चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जब रेस्ट पे था फुटबॉल, जब मैंने उसे हिट किया तो क्या हुआ? देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन, मीन्स इट्स स्पीड चेंजेस, राइट। तो मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी। हमारी मसल्स अप्लाई कर रही है, सिंपल, विच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है जो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, इवन द एनिमल्स ऑल्सो अप्लाई द मस्कुलर फोर्स, जैसे कि बुलक, हॉर्सेस, कैमल, डंकीज, एलिफेंट्स, ऑल ऑफ देम while they are moving, all the animals, they are applying the muscular force. Whatever work we are doing, we are all applying the muscular force. One important thing to note here is that muscular force is also termed as biological force. Why it is termed as biological force? Because muscular force कौन लगाएगा? Living organisms, and bio means living. तो muscular force is also known as biological force because it is being applied by the living organisms only. Got my point? अच्छा, अब ये जो मस्कुलर फोर्स है सिर्फ हमारे, हम जो बाहर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे बेंड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है हमारी मस्कुलर फोर्स। इवन हमारी बॉडी के इनसाइड भी हम मस्कुलर फोर्स यूज कर रहे हैं। रिमेंबर, डाइजेस्टिव सिस्टम में, याद हो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम
फूड पाइप, इट इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड कैसे मूव करता था, हमने क्या बोला था, याद करो, लेट मी शो यू कैसे मूव करता था फूड। किसी को वो वर्ड याद है कि मैम ने समझाया होगा लास्ट ईयर, फूड कैसे मूव करता है, कौन सा टाइप ऑफ मूवमेंट शो होता है फूड के अंदर, लेट अस सी। अभी मैं बताती हूँ आपको, दैट मूवमेंट विच इज शोन बाय द फूड। याद करो, जब फूड पाइप में आता है तो द मूवमेंट विच इज शोन इज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस। तो जहाँ पर अगर हमारी फूड पाइप में फूड आया तो हमारी फूड पाइप समथिंग लाइक दैट, इट विल बी लाइक दिस। अगर क्या होगा, ये फूड कैसे नीचे जाएगा, ये फूड यहाँ से नीचे जाएगा, है ना, फिर यहाँ से भी नीचे जाएगा। तो ये हमारी ये क्या है, फूड पाइप विच इज मेड अप ऑफ मसल्स, और इसमें फूड कैसे जाएगा, क्या आएगा, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट से। रिमेंबर दैट पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, व्हाट इज पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस मसल्स। तो ये जो मसल्स जो है ये काम करेंगी, जो कि फूड हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ पुश करेंगी, राइट। इवन हमारे ब्रीदिंग में भी मस्कुलर फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, अच्छा ये पहले बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर जब खाना आ गया तो रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। तो देयर इज अ मस्कुलर फोर्स इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रीदिंग में हमारी क्या क्या इन्वॉल्व होती है, रिब्स एंड डायफ्रम, सो द मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड देयर ऑल्सो। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो काम हो रहे हैं उसमें भी मस्कुलर फोर्स प्लेज अ very important role. Got my point? So this is all about the muscular force and it is also known as the biological force. Moving back to our PPT. Okay, so this is all about the muscular force. Moving to the next thing. मस्कुलर फोर्स के लिए क्या कंडीशन है, अगर सपोजिंगली टू बॉडीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, दे कैन बी कनेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू अ कनेक्टर ऑल्सो फॉर द मस्कुलर फोर्स टू कम इन टू प्ले। सपोजिंगली दिस इज अ रोप विच दे आर पुलिंग, है ना, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो बट दे आर अगेन वी आर सेइंग दे आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स। कैसे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनडायरेक्टली थ्रू अ कनेक्टर विच इज दिस रोप के थ्रू दे आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स। सपोजिंगली यहाँ पर मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा है, मैं चाहती हूँ उस ज्योमेट्री बॉक्स को अपनी तरफ खींचना, मेरे पास एक स्टिक सी है या स्केल है, मैं उठना नहीं चाहती, आई एम अ लेजी बोन, तो मैं क्या करूँगी, स्केल को यूज़ करके मैं क्या करूँगी, काम हो रहा है, स्केल को यूज़ करके ज्योमेट्री बॉक्स को अपनी तरफ क्या करूँगी, पुल कर लूँगी, अपनी तरफ खींच लूँगी, राइट। तो मेरा काम हो रहा है ना, तो इनडायरेक्टली मैंने मस्कुलर फोर्स अप्लाई की स्केल के ऊपर, और स्केल से क्या हुआ, ज्योमेट्री बॉक्स मेरी तरफ आ गया, ठीक है। सो मस्कुलर फोर्स कम इन टू प्ले इवन इफ यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और if you are connected indirectly through a connector which can be a stick or which can be a rope. Got my point? This is all about muscular force. Now moving on to the next type of force which is something new to you and that is the force of friction. अब force of friction के बारे में क्या कहते हैं, ये friction क्या है और इसको हम frictional force भी कह सकते हैं, क्या है, let us see. सपोजिंगली एक बॉल है, मैंने बॉल को रोल किया ग्राउंड में, ठीक है, मैंने थोड़ा सा पुश किया अपने फुट से, तो क्या हुआ, बॉल रोल करेगी, रोल करती जाएगी या रुकेगी भी, कहीं रुकेगी ना, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, तो क्यों रुकेगी। सपोजिंगली मैं बोटिंग कर रही हूँ, मैं रो कर रही हूँ, बोट को करती जा रही हूँ, फाइनली मैं डिसाइड करती हूँ, अरे यार मैं बहुत थक गई, अब मैं बोट को और रो नहीं कर सकती, मैं नहीं चला सकती, तो अब मैं क्या करूँगी, बैठ जाऊँगी, छोड़ दूँगी। क्या बोट तब भी चलती रहेगी या रुकी रहेगी, वहीं पर क्या होगा, रुक जाएगी ना, तो क्यों रुकेगी। सिमिलरली मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, बहुत मज़े से साइकिलिंग कर रही हूँ, नाउ आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव अप्लाइड माई मस्कुलर फोर्स, तो आई एम टायर्ड, तो मैं अब साइकिलिंग क्या करूँगी, छोड़ दूँगी। मैं सोचती हूँ मैं थोड़ी देर ऐसी रहने देती हूँ, क्या साइकिल उसी स्पीड से चलती रहेगी, नहीं चलेगी, थोड़ी देर के बाद अल्टीमेटली अगर मैं स्टॉप साइकिलिंग तो साइकिल विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। तो ये सब कौन सी फोर्स है, क्या चीज़ है विच इज़ ब्रिंगिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करूंगी, चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन का मतलब क्या है, या तो स्पीड चेंज होना या तो डायरेक्शन चेंज होना।
तो ये जो बॉल है, ये साइकिल है, ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है, अल्टीमेटली रुक रहे हैं, तो इनकी स्पीड चेंज हो रही है ना, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे है कौन है, इसके पीछे है हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो। तो जहां पर भी मूवमेंट है उसको रोकने के लिए एक ऑपोजिशन है, कोई भी काम कर रहे हैं हम तो हमें कोई रोकने के लिए कोई ना कोई ऑपोजिशन में खड़ा होता है कि नहीं नहीं ये मत करो वो मत करो। इसी तरह से जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें कोई रोक रहा है, भाई नहीं हम तुम्हें मूव नहीं करने देंगे। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन किसका, ऑफ वन बॉडी ओवर another body. Very important to know. Force of friction is the force that opposes the motion of one body over another body, and since it is a contact force, it occurs only when two bodies are in direct contact with each other. अगर two bodies direct contact के बीच में, अगर इनके बीच में direct contact है और अगर ये वाली बॉडी मूव करना चाहती है तो ये वाली बॉडी इसको मूव नहीं करने देगी, इसको रोके रहेगी, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। समझ में आ रही है? तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और थोड़ा सा इसको और डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मोशन है, ये देखो एज आई हैव टोल्ड यू, हम तो चलना चाहते हैं, देयर इज अ मोशन इन दिस डायरेक्शन, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट विल ट्राई टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, नहीं तुम नहीं चल सकते। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन की तरीके से भी आ सकता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक मैंने ये बताया जहां पर भी मूवमेंट है वहां पर बॉडी विल स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्यों बॉडी स्टॉप कर रही है, ऐसा क्या है कि जो चलती हुई बॉडी को स्टॉप कर रही है, या मैं अपनी ही जगह पे क्यों रुकी हुई हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पर स्टेशन, यहाँ पर रेस्ट पे खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं हिल रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं हिल रही हूँ, मैं क्यों नहीं स्लिप करती रहती, चलती रहती, ऐसा क्या है? तो उसी का आंसर अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं, लेट अस सी दैट। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद करने की जरूरत है और वो आपका पूरा टॉपिक कवर कर देगी। अब बड़े ध्यान से सुना, इवन दो, बड़े ध्यान से सुनना, इवन दो जो सरफेस हमें स्मूथ लगता है, रफ सरफेस तो है ही, इवन दो जो देखने से भी हमें जो सरफेस स्मूथ लगता है, अरे बड़ा स्मूथ है, स्लिपरी है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज होती ही होती हैं। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है, उसके ऊपर रफनेस होती ही होती है। सपोजिंगली दिस इज अ, लेट अस से, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ, हाँ, तो सपोजिंगली दिस इज अ ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है और ये मेरा शूज है, तो ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड एक्चुअली में कैसा है, इसकी जो सरफेस है इट इज लाइक दिस, देयर इज इरेगुलरिटीज, इसको कहेंगे हम देयर इज इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस। सिमिलरली जो शूज हैं हमारे, दे आर नॉट स्मूथ, there are irregularities on the surface of shoes। तो जब मैं खड़ी हूं तो मेरे जो शूज हैं और ये जो ग्राउंड का सरफेस है जो कि इरेगुलर है, ये दोनों सरफेस, ये ग्राउंड समझ लो और ये शूज समझ लो, ये दोनों ग्राउंड और शूज के सरफेस एक दूसरे में क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए। मैंने पहला वर्ड क्या बोला, हर एक सरफेस पे क्या होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, नो सरफेस इज स्मूथ, इरेगुलरिटीज होती हैं। तो क्या होता है, दूसरा वर्ड क्या बोला, ये इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, दोनों सरफेसेस की क्या हो जाती हैं, क्या कहते हैं इसको, इस वर्ड को क्या कहेंगे, इंटरलॉक हो जाती हैं। जब इंटरलॉक हो जाती हैं तो दिस गिव राइज टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। So what is force of friction arises? What is the cause of force of friction? It is the interlocking of irregularities between two surfaces in contact.
और ये इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कब होंगी? जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जैसे सपोजिंगली ये ग्राउंड है, जैसे मैं बोल ही रही हूँ, ये शूज़ है, इन दोनों के बीच में रफनेस है, मैं ये इस तरीके से ले लेती हूँ, ये ग्राउंड है, ये ताकि आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो इन दोनों के सर्फेसेस एक दूसरे में क्या हो गए? इंटरलॉक हो गए। तभी क्या हो रहा है? क्योंकि ये इंटरलॉक्ड है तो क्या हो रहा है? मैं आप ग्राउंड पे खड़ी हो पा रही हूँ। एक तरह से ये एडवांटेज हो गया, क्योंकि अगर ये इंटरलॉक नहीं होते, ये दोनों सर्फेसेस इंटरलॉक नहीं होते, तो मैं क्या होती रहती? स्लिप होती रहती, मैं रुकी नहीं पाती कहीं, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज है। इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, इस रुका ये, क्योंकि इसके बीच में इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज है जो कि मोशन नहीं होने दे रही, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना स्मूथ सरफेस होगा उसमें इरेगुलरिटीज कम होंगी। अगर इरेगुलरिटीज कम होंगी तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग कम होगी। तो तुमने कभी देखा होगा, सपोजिंगली हम कहीं से जा रहे हैं, और अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पानी गिरा हो, तो हम क्या हो जाते हैं? एकदम केयरफुल हो जाते हैं। कैसे? वी आर वेरी केयरफुल इन वॉकिंग देयर, है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी के अंदर इरेगुलरिटीज कम होती हैं। हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, ग्राउंड और शूज में तो अच्छे से इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, तो वी आर वेरी केयरफुल, तो मतलब हम केयर फ्री हैं, वी कैन वॉक प्रॉपर्ली। बट जब हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर इरेगुलरिटीज कम है, तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग का क्या होगा? क्या हो जाएगी? कम होगी। तो कम होगी तो क्या होगा? हमारे फिसलने के चांसेस हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? उतनी ज़्यादा हम सेफ हैं, राइट? उसी तरीके से अगर रफ सरफेस है, लार्ज इरेगुलरिटीज है, दैट मीन्स देयर इज मोर फ्रिक्शन। अब जैसे ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, अगर मैं इसको मूव करवाना चाहती हूँ इसके ऊपर, तो ये वैसे बॉक्स स्टेशनरी क्यों है? चलता क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि दोनों के सरफेस इरेगुलर हैं एंड दे हैव इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। बस दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक अच्छा सा वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू द मोशन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट टू द मोशन, जो मोशन को नहीं होने दे। और सिर्फ एक ही आंसर है उसका, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। कम ज्यादा हो सकती है, बट याद रखना कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जिसमें नो इरेगुलरिटीज हो। अगर आप सोचो मैम ग्लास सरफेस इज वेरी स्मूथ, क्या उसमें इरेगुलरिटीज है या नहीं है? बिल्कुल है, तभी आप ग्लास पे भी चल सकते हो। समझ में आ रही है? अब बनाना पील के ऊपर कई बार हम जाते हैं ना, चलते किसी ने बनाना पील फेंक दिया और लोग फिसल जाते हैं। आप समझ में आ रही है क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि बनाना पील में इरेगुलरिटीज कम है, और हमारे जो शूज हैं उनके बीच में क्या हो गई? इंटरलॉकिंग कम हो गई, तो हम रुक नहीं पाए, तो स्लिपरीनेस हो गई। क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो हम वहीं टिके रहेंगे, अगर इंटरलॉकिंग कम होगी तो क्या होगा? स्लिपरीनेस हो गई, है ना? तो वी नीड टू बी केयरफुल। इसीलिए बनाना पील को कहाँ थ्रो करना है? हमें डस्टबिन में थ्रो करना है, ताकि किसी का एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। इज इट ओके? अब इस बात को एक पॉइंट और आगे लेके जाते हैं। पहले मैंने बात बोली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ it is a resistance to the motion of the body over another body. अच्छा, ये force of friction, don't you think it will come into play only when two bodies are in contact with each other? तभी तो interlocking of irregularities होगी, और force of friction हमेशा opposite direction में आएगी। अब इसका कहने का मतलब क्या? opposite direction में आएगी। इसको कहने का मतलब क्या है? सपोजिंगली मैं ये बॉक्स मूव करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करे, पर क्या होगा? ये इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कहेंगी नहीं, कुछ कहेंगी नहीं। हम अपने आप से इमेजिन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को समझाने के लिए। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऐसे है, मैं फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स मतलब मैं अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रही हूँ कि मैं ये जो इनकी इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज को कम करूँ और ये आगे मूव कर सके। समझ में आ रही है? तो ये इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऐसे है, और मैं फोर्स कहाँ लगा रही हूँ आगे मूव करने के लिए? आगे, इस तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है? इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज ऐसे है, बट मोशन हम किस तरफ लगा रहे हैं? इस तरफ। तो हम रुक रहे हैं, हम नहीं जाना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज। हम नहीं, मतलब इरेगुलरिटीज की वजह से हम स्टॉप्ड है। हैव यू अंडरस्टूड? सो व्हाई वी आर सेइंग
that frictional force act in the opposite direction to the motion of the object. Is it clear now? क्यों? क्योंकि irregularities ऐसे stop कर रही है, हमें तो आगे जाना है, पर irregularities कहेंगी नहीं, तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे? अगर irregularities हमें आगे जाने ही नहीं देगी, हम force apply कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में force apply कर रहे हैं? ऐसे, but irregularities ऐसे stop कर रही है, तो हम कैसे मूव करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपने माइंड में आंसर सोचो, हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम आगे मूव कर सके? द आंसर इज वी हैव टू अप्लाई इनफ मस्कुलर फोर्स. बड़ा अच्छा वर्ड है. हम कैसे आगे मूव कर सकेंगे? वी हैव टू अप्लाई इनफ मस्कुलर फोर्स सो एज टू ओवरकम दोज इरेगुलरिटीज एंड टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. देखो इसके कहने का मतलब क्या है. अगर मैं चाहती हूं कि दिस बॉक्स शुड मूव, इनके बीच में इरेगुलरिटीज हैं, दे आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर. मैं चाहती हूं ये आगे की तरफ मूव करे, तो मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? मस्कुलर फोर्स. और कितनी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? तो वी हैव टू अप्लाई इनफ फोर्स ताकि वी कैन ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज. ओवरकम कर सके, ओवर पावर कर सके. इतनी ताकत, इतनी पावर लगानी पड़ेगी, इतनी मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी कि मैं ओवरकम, मतलब इसको ओवरकम करके मैं ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव कर सकूं, है ना. तो फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन देम गेट इंटरलॉक. बस इतना याद रखें. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play when two bodies are in contact. Opposing force, opposite direction. Opposing force, it opposes the motion. और कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन. कॉन्टैक्ट फोर्स है, नेचुरली जब टू बॉडीज कॉन्टैक्ट होंगी तभी तो क्या होगा? एक लाइन में आंसर है. बस फ्रिक्शन के सारी क्वेश्चन, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ उनका एक लाइन आंसर है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज. स्मूथ सरफेस पे इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज लेस है, और रफ सरफेस पे इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कैसी होंगी? ज्यादा होंगी. समझ में आई? तो अगर हमको मूव करना है, हाउ टू मूव? व्हेन वी अप्लाई इनफ फोर्स ताकि हम ओवरकम कर सके. व्हाट इज द वर्ड? वी हैव टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज सो दैट टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव. कैसे? फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. गॉट माय पॉइंट? तो हमें इस तरीके से वी कैन मूव द ऑब्जेक्ट. तो हम इस तरफ से मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, पर इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऐसे होंगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में. गॉट माय पॉइंट? Now moving on to the next. What are the factors affecting friction? इसको मैं क्विकली लूंगी क्योंकि यहाँ से जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट तो शायद आपकी एनसीईआरटी, ये वाला पार्ट है एनसीईआरटी में, तो पहले ये वाला कवर करके थोड़ा सा पार्ट मैंने एक्स्ट्रा रखा है ताकि आप डेली लाइफ में इसको सोच सके और जो भी आपके एक्स्ट्रा पेपर्स हैं उनमें आपको हेल्प हो सके. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप समझ ही गए होंगे जब से हम स्मूथ और रफ सरफेस की बात कर रहे हैं. तो यू कैन सी ऑन स्मूथ सरफेस दिस बॉल कवर अ लार्जर डिस्टेंस, बट ऑन अ रफ सरफेस इट कवर्स अ लेस डिस्टेंस. क्यों? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू surfaces in contact. For example, rubber ball, they stops earlier on a rough road as compared to the smooth floor. क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब मैं बॉल को पुश करूंगी, सपोजिंगली स्मूथ सरफेस पे पुश कर रही हूँ, तो स्मूथ सरफेस पे जैसे ये इंटरलॉकिंग है, कम दिखा रही हूँ, देख रहे हो, थोड़ा सा कम दिखा रही हूँ. तो जब मैं पुश करूंगी तो इसको जो फोर्स लगाई है उसको कम काम करना पड़ेगा. किसके लिए कम काम करना पड़ेगा? टू ओवर पावर दैट इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज. तो कम उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी. बट जब रफ सरफेस है तो क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ज़्यादा है, तो हमने फोर्स तो इक्वल अप्लाई की, बट क्या होगा, वो जो फोर्स है वो किसमें, क्योंकि रफनेस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. जो मैंने फोर्स अप्लाई की है उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आगे और मूव करने के लिए, क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़, जो इरेगुलर सरफेस है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसकी एनर्जी ज़्यादा यूज अप होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा. गॉट माई पॉइंट? एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड? सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट. सेकेंडली, द फ्रिक्शनल फोर्स एक और चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हाउ हार्ड द टू सर्फेसेज आर प्रेस टुगेदर. सपोज मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसा है बेटा, बाहर ना कारपेट पड़ा है, आप उसको ना रोल करके साइड में रख दो, क्योंकि कोई फंक्शन हुआ तो हमने रोल करके उस कारपेट को साइड में रखना है. सडनली क्या होता है, मेरा ब्रदर आता है, आते ही बैठ जाता है कारपेट पे कि अब रोल करके दिखा.
तो कब ईजी था कारपेट रोल करना? जब यहाँ पर कोई नहीं बैठा था, या जब मेरा ब्रदर आके बैठ गया और मुझे खींचना पड़ा, रोल करना कितना डिफिकल्ट रहेगा? किस सिचुएशन में डिफिकल्ट रहेगा? जब माई ब्रदर सैट ऑन इट या लाई ऑन दैट कारपेट। क्यों? क्योंकि जब टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज क्या होगी? सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर ये डिपेंडेंट टॉपिक, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी मोर, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगेगा। सो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड टुगेदर। तो यहाँ पर आप इसको अगर आप पुल करना चाहते हो, इट इज़ ईजी टू पुल बट इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल, है ना? एग्री करते हो? क्योंकि इसमें क्या होगा? इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी more. So you can see there more friction, high frictional force, and in the other case there will be less frictional force. Is it okay everyone? So frictional force depend upon the nature of the surface. It depends upon how hard the two surfaces are pressed together. ठीक है ना? जो nature of the surfaces was clear कि अगर hard surface है तो आगे मूव हमने फोर्स तो अप्लाई की, इक्वल फोर्स अप्लाई की, पर उसको इरेगुलरिटी ज़्यादा स्टॉप करेगी कि नहीं रुको रुको रुको, तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा। तो बट स्मूथ सरफेस में स्मूथनेस ज़्यादा है, तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कम होने की कोशिश करेंगे, तो इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, देयर इज एन एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी क्या है? आई जस्ट टेल यू एक्टिविटी क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये है टेबल, ये मैंने सेटअप रेडी किया है, ये पेंसिल है, हम इसको रोल करने वाले हैं टेबल पे, एंड लेट अस सी हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स। ठीक है, तो मैं ये, ताकि मेरे लिए रोलिंग इजी हो जाए, तो मैंने ये थोड़ा सा स्लांट इसको एक लुक दे दिया, तो मतलब एंड तक जा रहा है, राइट? आप इसका देख सकते हो, ये एंड तक कवर कर रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ, यहाँ पर ये तो टेबल था, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लॉथ पीस स्प्रेड आउट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि कोई डिफरेंस रहता भी है नहीं रहता, है ना? तो देख लेते हैं, 1 2 3, क्या बताओ, डिस्टेंस रहा कि डिफरेंस रहा कि नहीं रहा? टेबल पे इट कवर्ड मोर डिस्टेंस, बट ऑन क्लॉथ पीस इट हैज़ कवर्ड लेस डिस्टेंस। तो इसको हम देखते हैं क्यों, इसका ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बच्चों, हमने एक्टिविटी की है, हम उसी के, जो आपकी एनसीईआरटी दे रही है उसी का मैंने एक क्लब करके, ये टैबुलेट फॉर्म करके बनाया। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप इस तरीके से टैबुलेट करके कभी भी आंसर्स देंगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे अगर आपने देखा होगा टेबल ले लें, टेबल आपने देखा ही अभी, टेबल, क्लॉथ, मैं पेन चेंज कर देती हूँ सो दैट इट इज़ विजिबल, टेबल, क्लॉथ और सैंड, तीनों चीज़ों में किसका रफ सरफेस ज़्यादा था? सैंड रफ surface of sand was very rough. Cloth was also rough but not very rough, but surface of table is very smooth. तो जिसकी वजह से क्या होगा? स्मूथ रफनेस, सरफेस विल डिसाइड, क्या डिसाइड करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। इसमें इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी मैक्सिमम, इसमें मोर, इसमें लेस। एज अ रिजल्ट डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मैक्सिमम, मोर एंड लेस इन दिस केस। बस आपने क्या बोलना है, पहले पॉइंट में सरफेस कैसा है, पहली बात ये बोल दो, फिर इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज की बात कर दो, और तीसरी बात बोल दो फ्रिक्शन इज लेस और मोर, और एक कंक्लूजन में दे दो किसमें पेंसिल सेल या हमने पेंसिल ले ली कि किसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपने देखा, खुद लाइव देखा, जहां पर सरफेस स्मूथ है वहां पर लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा, और जिसमें सरफेस सबसे रफ है उसमें लीस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। बस ये कंक्लूडिंग लाइन, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन टॉपिक सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस कैसी है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कैसी रहेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कैसे रहेगा। ये 3 पॉइंट याद रखना, बस और कुछ नहीं करना है। सो दिस एक्टिविटी शोज ऑल्सो, ये हमारा पॉइंट प्रूव होता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, अगर आपको ये एक्टिविटी आती है, क्योंकि आजकल जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आएंगे तो आप इस तरीके से टैबुलेट करेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी जो हमने की भी है। अब हम आगे इसको थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस मैं तुम्हें ना डेली लाइफ का एक व्यू देना चाहती हूँ कि डेली लाइफ में भी हमारे रोज़ डेली लाइफ में हम फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स कहीं हमें कम चाहिए
तो हम वहाँ पर जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रीस ऑयल में क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी लेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस। कई बार हमारे डोर्स में से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोट करना चाहती हूँ, डोर्स में से आवाज़ आती है, हिंजेस में से आवाज़ आती है ना, पीछे हिंजेस में से क्यों आती है, तो क्या करते हैं मम्मी, क्या करती है, वो कॉटन में ऑयल डिप करती है, उनके बीच में लगा देती है। क्यों क्यों ऐसा क्यों करती होंगी ऑयल डिप करके? तुम्हें क्या लगता है, अपने माइंड में आंसर सोचो, ऐसा क्या करती होंगी, क्यों ऑयल में डिप करती होंगी? क्यों? क्योंकि जब डोर का, ये सपोजली ये डोर है, डोर का एक हिंज का पार्ट है, इरेगुलर सरफेस तो है ही, दूसरा पार्ट है, अब उसके बीच में मम्मा ने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ऑयल की, ये मत सोचना ऑयल में रेगुलरिटीज नहीं है, रेगुलरिटीज हैं पर कम है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी लेस। जब इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी लेस, तो इसमें यहाँ पर जैसी ऑयल डाला तो मूवमेंट ऑफ द डोर विल ऑल्सो बी वेरी ईजी। जहाँ पहले बड़ी मुश्किल से खुल रहा था, डिफिकल्टी से खुल रहा था, और बहुत ही स्मूथली, थोड़ा सा फोर्स लगाए नहीं, आराम से खुल रहा है। हाँ कि ना? कई बार साइकिलिंग करते हुए बहुत, पैडलिंग में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप ग्रीजिंग, लुब्रिकेंट्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स भी क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज को कम कर देते हैं। यहाँ हमें नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। कई बार हम स्लाइड, जब मुझे याद है आज भी, जब हम स्लाइड्स में कई बार झूलते थे तो बड़ा मज़ा आता था, बट कई बार ऐसा लगता था अरे यार बड़ी फोर्स लगानी पड़ रही है झूलने में, तो फिर हमें अगले दिन पता चलता था नहीं आज स्लाइड की पॉलिशिंग होगी तो बड़ा मज़ा आएगा झूलने में। तो पॉलिश करने से क्या होगा, पॉलिश सरफेस से पॉलिशिंग की वजह से क्या होगा, नेचुरली इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द चिल्ड्रन बॉडी सरफेस एंड द स्लाइड विल बी लेस, क्योंकि बीच में क्या आ गई, एक पॉलिश की लेयर आ गई। सिमिलरली व्हील्स हम यूज करते हैं, पहले सच में हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हम सूटकेस उठा के लेके जाते थे, बट नाउ द थिंग्स हैव बिकम इजी। कैसे? नाउ वी आर यूजिंग दीज व्हील्स। तो पहले सूटकेस का पूरा एरिया ग्राउंड के साथ टच करेगा, तो क्या होगा, जितनी ज्यादा एरिया उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी मोर। अब क्या हो रहा है, सूटकेस का सिर्फ इतना एरिया टच कर रहा है ग्राउंड के साथ, तो क्या होगा, जितना कम एरिया उतना कम इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, तो आसानी से मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन लेस चाहिए, तो यहाँ पर वी हैव कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। दूसरा, अब जहाँ हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए तो हम डेलिबरेटली, अच्छा तुमने कैरम बोर्ड खेला है ना, सबने कैरम बोर्ड खेला है, तो कैरम बोर्ड खेलने से पहले हम पाउडर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि हमारा वो जो स्ट्राइकर है वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके, है ना, याद है ना? तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाउडर में क्या है, लेस स्मूथ, कंपैरेटिवली स्मूथ, सो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी लेस और आराम से स्लिप होगा। ठीक है, और कई जगहों को पे हमें इंक्रीज फ्रिक्शन करना होता है। तो आजकल तो बच्चों के लिए, जो हमारे स्पेशली प्लेयर बच्चे हैं, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये शूज़, जिनको हम कहते हैं स्टड शूज़। तो क्या होगा, interlocking of irregularities will be more, so they will have a better grip on the ground and they can play very well, है ना? जानबूझकर ये रफनेस इंक्रीज की गई है, क्यों? so that the friction will be more. टायर्स में ये this design on the tires, this is known as treaded tires, these are known as tread on the tires. ये क्यों बनाए गए हैं? जानबूझकर रफनेस क्रिएट की गई है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी मोर, फ्रिक्शन विल बी मोर, और हमारा बेटर ग्रिप हो सके ग्राउंड के साथ। और कई बार जो जिम्नाजियम प्लेयर्स होते हैं, जब वो खेलने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में रफ पाउडर लगाते हैं, चॉक पाउडर वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते होंगे जिम्नाजियम प्लेयर्स वगैरह, क्यों लगाते होंगे? और या कबड्डी प्लेयर्स रफ पाउडर, सैंड वगैरह लगाते हैं ना खेलते हुए, क्यों लगाते होंगे? रफ है, रफनेस की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी मोर, सो दे विल हैव अ बेटर ग्रिप ऑन देयर ओपोनेंट्स। तो जिसके ऊपर पकड़ रहे कबड्डी वबड्डी करते खेलते तो उनके ऊपर बेटर ग्रिप हो सके। अच्छा, एक और आपको याद होगा, जब हम स्ट्रेचिंग करने जाते हैं मंकी लेडर पे, तो हम कई बार आपके पेरेंट्स कहते भी होंगे, शायद ना भी कहते हो, कि अगर कई बार हमें स्वेटिंग आती है, मंकी लेडर कर रहे हो तो हमें हाथ में बड़ी स्वेटिंग सी आ रही होती है, हमें ग्रिप नहीं आ पाता, तो हम क्या करते, थोड़ी सी मिट्टी लगा लेते, हम तो कर लेते थे, मिट्टी लगा लेते थे, रफनेस होती थी तो हमारा एक बेटर ग्रिप हो जाता था, तो वी कैन स्ट्रेच वेल, है ना? तो क्यों, सिर्फ एक ही आंसर है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी मोर, फ्रिक्शन विल बी मोर, तो हमारा ग्रिप बन जाएगा। सो दिस इज वेयर वी वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। डेली लाइफ में हमारा फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टॉपिक हमने कवर कर लिया।
अब जैसे मैं बता चुकी हूँ कि क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। कई बच्चों के कई डिफरेंट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं स्कूल में और जनरल की तरह पूछा जाता है। वी कैन नेवर, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में तो ये आंसर आपको आना चाहिए, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। वाई? बिकॉज नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज विल ऑलवेज बी देयर। गॉट माई पॉइंट? इज इट ओके? ये तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रिक्शन का अब सिर्फ सॉलिड पे फ्रिक्शन नहीं है, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं टू सॉलिड बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, बट लिक्विड ऑल्सो हैव irregularities on their surface, so they will also give rise to force of friction। जैसे मैं तुम्हें रोइंग ऑफ बोट की बात कर रही थी, तो बोट थोड़ी देर के बाद रुक जा रही है, तो क्यों रुक जा रही है? इसका मतलब वाटर सरफेस पे भी क्या है, इरेगुलर सरफेस है, वाटर पे भी इरेगुलरिटीज है, कम है, और जो हमारी बोट है उसमें भी इरेगुलरिटीज है, दे आर ऑल्सो गेटिंग इंटरलॉक and they also give rise to a force of friction. So very important to note, there is a friction in the liquids also, in the gases also, and this friction is known as fluid friction। उसको हम कहते हैं fluid friction। Actually fluid होता क्या है? Any substances which can flow, तो liquid भी flow कर सकती है, gases भी flow कर सकती है, so those substances which flow are known as fluids and water, air are the common fluids। और ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द मोशन ऑफ द बॉडी, जो भी रुकावट पैदा कर रही है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। सो दे ऑल्सो ऑफर रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बॉडी, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। इसको हम ड्रैग कहते हैं, एक नया वर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। आपकी एनसीईआरटी में ब्लू पैच में ये दिया हुआ है, यू हैव टू सी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स ये चाहिए आपको, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स और जिसको हम ड्रैग कहते हैं, अब मैं ड्रैग वर्ड यूज करूंगी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ये वर्ड लिखना मत भूलना, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के ये W डॉट R2 R.T का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इससे कंपेयर किया जाए फ्लूइड से। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो भी चीज फ्लो कर रही है, चाहे गैसेज है चाहे लिक्विड है। तो कितनी स्पीड है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कितनी स्पीड है जिस फ्लूइड में मूव कर रहा है। अगर ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा मॉलिक्यूल से एनकाउंटर करेगा, ज्यादा उसे रोकेंगे, तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं ड्रैग। और जितनी कम स्पीड रहेगी, अगर सपोजिंगली मैं कार ड्राइव कर रही हूं तो जितनी ज्यादा स्पीड उतने एयर मॉलिक्यूल्स मुझे रोकेंगे, ठीक है। और जितनी कम स्पीड रहेगी उतना कम क्या रहेगा? ड्रैग रहेगा, क्योंकि उतने कम एयर मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलर टाइम में मैं एनकाउंटर, मेरी कार एनकाउंटर करेगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी मैं आ रही हूँ शेप पे, क्योंकि इस पे ज्यादा डिटेल है, तो शेप को अभी डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सारे एस है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचुरली जितना बड़ा साइज होगा, सपोजिंगली साइज और मैं ये शेप को कोरिलेट ही करूंगी, वैसे जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट को रोकेंगे, जितना बड़ा साइज होगा। और जितना छोटा साइज होगा उतने कम मॉलिक्यूल्स इसको रोकेंगे। गॉट माय पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा, अगर मैं जैसे ये बड़ा सा बॉक्स है या कोई स्टोन, एक छोटा स्टोन एक बड़ा स्टोन, या एक फेदर और एक स्टोन ले लो, तो फेदर और स्टोन में से देखा जाए तो किसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा? हमारा फेदर के ऊपर, क्योंकि फेदर का एरिया ज्यादा, तो एयर का जो रेजिस्टेंस होगा, रुकावट होगा, वो फेदर के ऊपर ज्यादा होगा। तो अगर मैं फेदर और स्टोन को दोनों को एक साथ नीचे गिरूं ना, किसी भी जगह से, जैसे हाइट से गिरूं, तो स्टोन तो फटाफट नीचे चला जाएगा, पर फेदर नहीं जाएगा, फेदर देर में आएगा। क्यों? क्योंकि एयर क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और साइंस का वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। थिक है
या थिकनेस कम है या थिकनेस ज़्यादा है, उसको हम क्या वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या नया वर्ड है, विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा थिक फ्लूइड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। और जितना कम होगा थिकनेस उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी कम क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। जैसे सपोजिंगली हनी है, हनी कहीं गिर जाए और मैं उसके ऊपर मूव करना चाहूँ तो मेरे लिए मूवमेंट कितना मुश्किल रहेगा, बट वही पानी है तो वहाँ पर तो मैं स्लिप हो रही हूँ। तो क्यों, पानी की थिकनेस कम है और हनी की थिकनेस क्या है, ज़्यादा है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्पीड, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। नेचर मतलब कितना थिक है कितना थिक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट से मेरे कहने का मतलब ये है, सपोजिंगली अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मैं ये एयर में मूव करना चाहते हैं, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप समथिंग लाइक ऐसे ऐसे, ये दोनों ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहे हैं, तो इसमें कितने एयर मॉलिक्यूल्स इसको रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे दोनों को एयर में मूव करना है। ये देखो इसमें कितने सारे एयर मॉलिक्यूल्स इसकी मोशन को रोक रहे हैं, बट इसके इसमें कितने एयर मॉलिक्यूल्स इसको रोक रहे हैं, कितने लेस। सो शेप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। व्हाट इज दिस शेप नोन एज, स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइंड शेप का मतलब क्या होता है, बीच में से मोटा और धीरे 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 करते 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 इट हैज़ बॉडी टेपर्स एट द एंड, मतलब इसकी शेप धीरे 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 करके क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो थिकनेस इन द मिडल एंड स्लोली इट इज बिकमिंग थिनर एट द एंड्स। तो इसको हम कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। तो कौन सी शेप में रेजिस्टेंस, रुकावट कम होगी, स्ट्रीमलाइन शेप। तो फिशेस की शेप देखिए आप, इस शेप से रिकॉग्नाइज कर सकते हो फिशेस की शेप, दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि वो आसानी से वाटर के अंदर मूव कर सके, है ना। बर्ड्स की शेप देखिए ना, बर्ड्स की बॉडी देखिए, वो भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप। तो उसी से देखो साइंटिस्ट कितना थॉटफुल होते हैं। हम एक दूसरे से, हमें एक चीज़ों को लर्न करना चाहिए। तो जब साइंटिस्ट ने देखा अच्छा फिशेस कैन मूव इजीली, सो दैट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू द शेप्स, तो उन्होंने बोट्स भी बनाई स्ट्रीमलाइन शेप, है ना। तो और जो बर्ड्स हैं दे ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि उनको कम एयर मॉलिक्यूल्स रोक सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सके। तो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह की भी शेप कैसी है, स्ट्रीमलाइन शेप। सो दिस शेप फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So objects which have streamlined shape, they have less friction, whereas other objects which do not have streamlined shape, they will experience more frictional force. समझ में आ रही है, सब कुछ ऐसे है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप साइज तो है ही, शेप साइज स्पीड। शेप कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन शेप को याद रखना क्योंकि कम एनर्जी लगेगी। स्ट्रीमलाइन शेप, साइज बड़ा है छोटा है, और तीसरी बात क्या है हमारी, स्पीड, और लास्ट बात क्या है हमारी, नेचर। तो नए नेचर में मैंने तुम्हें नया वर्ड क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। गॉट माय पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आप देख सकते हैं एरोप्लेन्स, दे हैव गॉट देयर शेप फ्रॉम द बर्ड्स। हमारी बोट्स की भी शेप, बिकॉज द फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन शेप, थिकर इन द मिडल and thinner at the edges, thicker in the middle and thinner at the edges, so they have got streamlined shape. तो अब हम एक बार फ्रिक्शनल फोर्स को बस एक क्विक रिकैप दे देते हैं ताकि आपको माइंड में रहे। बस फ्रिक्शनल फोर्स में इतना याद रखना, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, पहली बात ये, और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। थिर्डली it comes into play when two bodies are in contact, तभी तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज होंगी। और फ्रिक्शनल फोर्स स्मूथ सरफेस पे लेस है क्योंकि इंटरलॉकिंग कम है, रफ सरफेस पे ज़्यादा है क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज विल बी मोर। तो अब हमें अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना है, वी हैव टू अप्लाई इनफ मस्कुलर फोर्स सो एज टू ओवरकम एंड मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। पर इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज रोकेगी, बट हमें क्या करना है, पीछे नहीं जाना, हमें हमेशा आगे जाना है। तो विल अप्लाई इनफ मस्कुलर फोर्स। अगर स्मूथ सरफेस है, अगर हमने एनर्जी दी है, तो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस करेगी क्योंकि उसको कम एनर्जी यूटिलाइज करनी है टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स।
फिर हमने कहा सिर्फ सॉलिड के केस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, लिक्विड्स के केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स है, गैसेस के भी फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिपेंड करता है सारे एस के ऊपर, शेप ऐसे, साइज, स्पीड एंड नेचर के ऊपर। गॉट माय पॉइंट? तभी बर्ड्स, एरोप्लेन्स, फिशेस, हमारी बोट्स कैसी शेप है, स्ट्रीमलाइन शेप, बिकॉज दे हैव टू नाउ अप्लाई लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। जब उनकी स्ट्रीमलाइन शेप है तो आगे से उनको क्या मिलेगी, उनको कम एनर्जी, कम एयर मॉलिक्यूल्स रोकेंगे, कम एयर मॉलिक्यूल्स रोकेंगे, ताकि उनको लेस एनर्जी, कम फ्यूल वेस्ट होगा इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये है हमारा पूरा सम ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का। तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पूरा फिनिश कर लिया। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो शुरू करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। इसको हम जल्दी से ले लेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स को, क्योंकि सबको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम बात करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पे छोड़ा था कि दोनों बॉडीज का डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है क्या फोर्स को कम इनटू प्ले, क्योंकि इसमें हम एक चीज देखने वाले हैं, पहले देख लो। तुम्हें याद हो, तुमने क्लास 6 में पढ़ा ही है, मैं एक्टिविटी नहीं दिखा रही हूँ इसमें, कि अगर हम मैग्नेट्स के लाइक पोल्स, याद है, अगर हम मैग्नेट्स के लाइक पोल्स को पास लेके आएंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल व्हाट विल दे डू, दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का लगा देंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, रिपेल क्या है, पुल है कि पुश है, रिपेल क्या है, तो क्या है ये, रिपेल मतलब क्या है, पुश करना, राइट, ये क्या है, पुलिंग, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, और रिपेल अगेन हेयर इज अ पुश। सो दैट मीन्स मैग्नेट is also exerting a force which can be, which is push or pull in the form of repulsion or attraction। जहां पर भी like poles हैं they will repel, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, और जहां पर भी unlike poles हैं they will attract each other। और मैग्नेट जो है, अगर हम मैग्नेट को डिस्टेंस से, अगर मैं मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास लेके आऊंगी, मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके आऊंगी, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स में द टू बॉडीज, दोनों मैग्नेट्स जब रिपल्शन या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, द टू बॉडीज डू नॉट नीड टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो स्टिल इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, बट क्योंकि तुमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, जो मैग्नेट है वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है। जो मैग्नेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, हम उसके एरिया में एक्सपीरियंस, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती हैं एक्चुअली फील्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। सो इट ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन इट्स फील्ड। समझ में आ रही है? इज इट ओके? सो दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों ये आपको याद ही होगा, ये दीज आर डोनट शेप मैग्नेट्स है ना। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू कि दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑल्सो। तो मैंने ये इसमें डाला, ठीक है। अब मैं इस दूसरे, आई हैव टेकन वन मोर डोनट मैग्नेट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। दैट मीन्स दीज आर लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स विच आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। आपको पता है ना, डोनट शेप मैग्नेट में उनके जो पोल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, पता है सबको, ये यहाँ पर होते हैं। आई विल जस्ट शो यू, यहाँ पर होते हैं, राइट। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। अब मैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देती हूँ, तो देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर डिस्टेंस पे ही रख रही हूँ, मैं इनको कोई टच नहीं कर रही हूँ। ये देखो क्या हुआ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ नीचे जाओ तो इट इज़ नॉट गोइंग। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ये जो मैग्नेट्स हैं दे हैव जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मुझे लगता है अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन, इज इट ओके ना? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, डिस्कवरी के बारे में एक स्टोरी है जो हम सब ने सुनी है। कई बार मजाक में भी बच्चे कहते हैं, हाय राम,
क्यों न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखना था, गार्डन में बैठना ज़रूरी था, हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ गया, है ना। आप लोग ये हम लोग ये बातें तो करते ही हैं। तो लेट अस सी, तो हमने देखा कि, और वैसे भी मैं आपको बता दूं जितनी भी डिस्कवरीज है मोस्टली वो सब एक्सीडेंटल डिस्कवरीज है। कई आपने स्टोरी सुनी होंगी जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, कितनी सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटल है, तो ये भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। सर इसैक न्यूटन क्या कर रहे थे, अपने गार्डन में बैठे थे, और कहाँ बैठे थे, अंडर एन एप्पल ट्री। तो सडनली क्या हुआ, एप्पल ग्राउंड पे फॉल किया। तो वहीं से सर इसैक न्यूटन ने क्या बोला, ये जो एप्पल है ये क्यों फॉल हुआ नीचे, क्योंकि अर्थ जो है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो फोर्स है ना, पुल करना, पुल और पुश इज अ फोर्स। तो ये जो पुल फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ ने लगाई ऑन द एप्पल, दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। और ये जो फोर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम क्यों यहीं पर ही धरती पे ही टिके हैं, क्यों टिके हैं हम अर्थ पे ही क्यों हैं, क्यों ग्राउंड पे हैं, क्योंकि बिकॉज अर्थ इज पुलिंग अस। क्यों वाटरफॉल जो है नीचे की तरफ आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और अगर मैं कॉइन को ड्रॉप करूं तो कहाँ जाएगा, कॉइन को अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ इज पुलिंग द कॉइन टुवर्ड्स itself, है ना। सो दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट सर इसैक न्यूटन ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ग्रेविटी इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। ये सिर्फ अकेला अर्थ नहीं है जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। एक्चुअली देखा जाए, मैं और ये जो मेरा स्टाइलस है, वी ऑल्सो हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स। मैं और मेरे बोर्ड में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं और मेरे वॉल में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। बट दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज सो नेग्लिजिबल, वो इतनी कम है कि हम उसको, इट इज बैरली विजिबल, हम उसको ना हम एक्सपीरियंस कर सकते, हम उसको फील ही नहीं कर सकते। तो सर इसैक न्यूटन ने क्या बात बोली कि अर्थ जो है पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ, और यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पर ये अट्रैक्शन सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स ये सारे ऑब्जेक्ट्स, एवरी ऑब्जेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, every object in the universe attract every other object, every object in the universe attract every other object with a force, but that force is too small, very small, कि हमें वो ऑब्जर्व ही नहीं होती। गॉट माई पॉइंट। तो उसने ये भी बोला, उन्होंने ये भी बोला, सर इसैक न्यूटन ने ये भी बोला। तो फिर हमें कब एक्सपीरियंस होगी, हमें तब एक्सपीरियंस होगी अगर if one of the object has a huge mass like that of the earth, अगर एक ऑब्जेक्ट का ह्यूज मास लाइक दैट ऑफ द अर्थ है, तभी हमें वो फोर्स एक्सपीरियंस हो सकती है। इट इज बिग एंड दिस फोर्स इज गिवन द नेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अर्थ जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अर्थ की जो अट्रैक्टिव फोर्स जिससे ये पुल कर रही है ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज नॉट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मासेस। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके भी मासेस हैं उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। Very important, every object in the universe, whether small or large, exert this force, and the force of gravitation always pulls the object. ये क्यों बार बार अट्रैक्टिव और पुल्स की बात कर रहे हैं? अगर तुम्हें डिफरेंस आता है मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो आप फर्स्ट तो डेफिनेशन लिख दो, ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। और मैग्नेट में क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और द मैग्नेटिक मटीरियल। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एग्जाम्पल की इतनी वेटेज नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आपका मेजर पॉइंट होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, whereas magnetic force can be attractive और it can be repulsive। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल बाद में देना चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको मेन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। समझ में आ रही है? और इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स
क्योंकि हमने कहा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमें एक्सपीरियंस करनी है तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड हैव अ ह्यूज मास लाइक दैट ऑफ द अर्थ. सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच होल्ड्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. Similarly, it is a gravitational force between the earth and the moon which holds the moon in its orbit around the earth. Got my point? So very important to note here, as I was discussing, gravitational force is very weak if the masses are very less. ये बड़ा important point है क्योंकि इस basis पे मैं question पूछूंगी. The gravitational force is very weak and can't be detected easily. It becomes strong only if one of the object has a huge mass like that of the अर्थ. सो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ द बॉडी. और इसका क्या रिलेशनशिप है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रिलेशनशिप है मासेस के ऊपर, ये आप क्लास 9th में देखेंगे कि देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हिच सेज कि क्या हमारा क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द मासेस एंड द डिस्टेंस. बस आपको इतना पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासेस. क्योंकि अगर सपोजिंगली मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो स्टोन्स हैं, उनका 1 किलोग्राम वेट है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि फोर्स है तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ F, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 -11 न्यूटन. पर अगर एक 1 किलोग्राम का स्टोन है और अर्थ है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट इज 9.8 न्यूटन. कैन यू सी द डिफरेंस? क्या मैं ये डिटेक्ट कर सकती हूँ? 6.67 ये किसके बीच में है? टू स्टोन्स विच हैव मासेस ऑफ ओनली 1 किलोग्राम, टू स्टोन्स विच हैव मास ऑफ 1 kg. और इसमें एक स्टोन का मास 1 kg है एंड दूसरे का मास इज ऑफ द अर्थ. बताओ बस, कैन यू सी दैट कितना डिफरेंस है in between in their force experienced by them? So that is why we are saying you cannot detect this force. Have you understood this? Moving on to next. Okay, so I told you gravity is the gravitational force only, but it occurs, कुछ बच्चे अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख देते हैं, टीचर्स नहीं भी डिटेक्ट करती, बट मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखो अगर बात आती है फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द अदर बॉडीज. और अगर बात आती है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द अदर बॉडीज, एंड सो द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये देखो न्यूटन का, सर इसैक न्यूटन जी का एप्पल. सो उसी से फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी डिस्कवर हुई थी. तो कॉइन को फॉल करेंगे. अच्छा, क्यों रेन नीचे आती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हमारा एटमॉस्फेयर क्यों है यहाँ पर, क्यों एटमॉस्फेयर क्यों नहीं एस्केप हो जाता? बिकॉज अगेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो दीज आर एग्जाम्पल. कॉइन हमारा स्लिप होता है हैंड से, तो टीचर बोलेगी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स. तो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगर बोलेगी मैम बोलेंगे कि फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड द आयरन, तो आप उसमें क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फोर्स. अगर मैम बोलेंगी अ साइक्लिस्ट वॉज पैडलिंग हिज बाइसाइकिल बट सडनली ही स्टॉप्ड साइक्लिंग, आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्ड cycling, so this cycle comes to halt after some time. So which type of force responsible for stopping that bicycle? Is a frictional force. तो ऐसे identification आता है, identify the type of force. ठीक है. A ball thrown upward eventually falls down, तो gravitational force. Leaves, fruits क्यों fall होते हैं? डिटैच होने के बाद, अलग होने के बाद नीचे क्यों करते हैं? अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी. रेन ड्रॉप्स क्यों फॉल करते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वाटर क्यों रिवर से, water in the rivers flows downward because of the force of gravity. Got my point? So this is all about the force of gravity and the gravitational force, which is a non-contact force. Again, gravitational force has a gravitational field in which we can experience this attractive force. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ती हूँ आपको आज. क्वेश्चन आपसे ये, डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स? क्या सोचते हो? अब इतना मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको क्या लगता है? डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स? यहाँ पर मैं छोड़ती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, इसका आंसर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी.